माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी जो हमने हमारा फर्स्ट सेशन देखा था ऑडिट का, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या मतलब होता है ऑडिट का, हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए व्हाई डू द ऑडिट, देन की ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट करने का। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरी है सो प्लीज वो क्वेरी अभी जरूर सॉल्व कर लेना। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है कि जब कोई पर्सन ऑडिट कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी कंसिडरेशंस आती है, मतलब कि उसको क्या क्या कवर करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, वो सब होता है हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर मैंने आपको पहले ही बोला, वेन एवर यू आर डूइंग द ऑडिट सब्जेक्ट ना, आपको ये सोचना है दैट आई एम एन ऑडिटर, कि आप खुद एक ऑडिटर हो। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आप कहीं का ऑडिट कर रहे हो, आप क्या क्या चेक करने जाओगे? सबसे पहले तो वी विल चेक ना कि भाई हमारे सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हो। ये ना हो कि हम सिर्फ मार्केटिंग टीम को देख रहे हैं कि उन्होंने कोई घपला ना किया हो, या फिर ये ना हो हम सेल्स टीम को देख रहे हैं। नहीं ना, हम एडिक्वेटली सारे एस्पेक्ट्स को जो उस एंटरप्राइज के उसको कवर कर रहे हो। तो पहला पॉइंट आता है जो हमेशा माइंड में रखना, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब बात आती है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा क्या, दैट ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स? नहीं स्टूडेंट्स, ऑल एस्पेक्ट्स मतलब भी सारे एस्पेक्ट्स को आप 100% चेक नहीं कर सकते। एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स मतलब होता है कि आप सफिशिएंट जितना भी है आप उसको सारे एस्पेक्ट्स को वहां के चेक कर रहे हो। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट है बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है कि हम उसको ऑडिट का क्या स्कोप होता है, मतलब अब उसको और क्या होता है उसमें। तो स्टूडेंट्स, उसको ना ओपिनियन देना होता है। मैंने बताया था ना, उसका काम होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आप उसको ये देखना है कि मैं इस तरीके का ओपिनियन दूं और मैं खुद से ये सेटिस्फाई कर दूं। मुझे ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब अल्टीमेटली सब कुछ डिसीजन जो है वो मॉनेटरी डिसीजंस पे आता है, मॉनेटरी कंसिडरेशंस पे। ठीक है, तो जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, पहले मैंने देख लिया, अच्छा अभी सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए डन। फिर आई विल चेक ना कि जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, तो मैं अपने आप को इतना सेटिस्फाई कर लूं कि जो भी उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सब कुछ रिलायबल है। मैंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई, वहां पे बैलेंस शीट बनी हुई थी दिस। ठीक है, अब उस मान लो मेरे पास एक आर्टिकल क्लर्क है, उसने क्या करना, चेक किया, हाँ मैम 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, हाँ जी हो गए 60,000। स्टूडेंट्स, ये तो कोई भी चेक कर लेगा, लेकिन हमारा काम क्या होता है, हमें एक को ये नहीं कह रहा वहां बैठ के कैलकुलेशंस करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करेंगे, लेकिन ये मेन पर्पस नहीं है। द मेन पर्पस इज, ये जो लैंड लिखी हुई है कि 10,000 की है, ये मेरे पास कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए, रिलायबल डाटा होना चाहिए कि हाँ ये सही लिखा हुआ है। इट मीन जो भी लिखा हुआ है उसके लिए मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, डाटा रिलायबल होना चाहिए। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the auditor should be reasonably satisfied as to whether the information contained in the underlying account records and other source data is reliable, और क्या मेरे पास sufficient वहां पर बेसिस है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस बेस पर कंपनी ने प्रेजेंट करे हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, तो पहला हो गया आपको ऑडिट में करना क्या है, बार बार यू नीड अ लॉट ऑफ रिविजन, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साथ ही साथ थ्योरेटिकल है, तो माइंड में मेमोराइज रहना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास एडिक्वेटली सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। सेकंड, जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, मैं ओपिनियन देने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं कि हाँ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये रिलायबल डाटा के थ्रू बनी है। ठीक है, अब बात आ गई, एक बात बताओ, अब मैंने ये देख लिया, ठीक है रिलायबल है डाटा, यस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना, आर। ठीक है, अब आर का मतलब हो गया, सबसे पहले तो मैंने ये चेक कर लिया कि भाई डाटा रिलायबल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें लिख दी, डाटा तो रिलायबल था मैम। इररेलेवेंट मतलब हमने जब वो पर्सन आया ना तो उसको क्या किया, हमने पहले उससे हाफ एन आवर की बात करी, उसके बाद हमने उसके साथ मीटिंग तय करी, फिर ऐसा किया नहीं ना। हमें ये चाहिए, जब मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी, अपना ओपिनियन फॉर्म कर रही हूँ, तो ऑडिटर अपने आप को डिसाइड कर ले कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, अब फिर बात आई, इसका मतलब क्या आया कि जो हमें ये अपना ओपिनियन फॉर्म करते टाइम पे देख लेना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं। अब स्टूडेंट, प्रॉपरली डिस्क्लोज का ना एक और फैक्ट आता है यहाँ पे, वो क्या, मान लो किसी ने अपने पास लैंड ली, तो आपको क्या लगता है वो लैंड किस में शो होनी चाहिए? दैट लैंड शुड बी शोन एज कैपिटल असेट, इट मीन्स अ फिक्स्ड असेट, और दैट लैंड शुड बी शोड एज द स्टॉक। क्या होना चाहिए?
मैम अगर वो ट्रेडर है, मतलब अगर वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, प्रॉपर्टीज की सेल परचेज कर रहा है, तो उसका स्टॉक है ये। अदरवाइज वो उसकी कैपिटल असेट है ना, ठीक है, फिक्स्ड असेट है। तो ये होता है कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की भी है या फिर नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है, तो ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा बाय। अब बात आ गई, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक तो बात होती है ऑडिट करते टाइम पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी जो ना मैक्सिमम हर मतलब आपके ना हर पॉइंट में, हर चैप्टर में घूम फिर के वही आएगा। क्या ऑडिट का काम क्या है, साथ में लिख लो या अलग से नोटबुक पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा है, इसी के 2 पॉइंट्स आगे बन जाते हैं। क्या, एक तो हमारे पास बात आती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट डिस्क्लोजर हो, उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर हो, और क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल सोर्स से हो, ठीक है, कि भाई ये ना हो कि अपने पास से कुछ भी लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए, एक एडिक्वेटली कवर ऑल एस्पेक्ट्स, वो इसका आ गया। फिर स्टूडेंट्स बात आती है कि ऑडिट में और क्या क्या होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कह दिया रिलायबल सोर्स है, हाँ है, रेलेवेंट डिस्क्लोजर है, हाँ है। अच्छा ये ना लिखी किसने थी, एम्प्लॉयज ने लिखी थी। अच्छा एम्प्लॉयज में आपस में तो कोई सेटिंग नहीं कर रखी, वो होता है इंटरनल कंट्रोल चेक करना, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जो हमारा सबसे पहले आता है कि एक दूसरे के काम में लोग चेक कर रहे हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा काम कोई एक कर रहा है। इट मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स भी वही पर्सन कर रहा है, कैश कलेक्शन भी वही कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, अकाउंट्स भी वही बना रहा है। मतलब कहीं से कोई कंट्रोल ही नहीं है कि कहीं पे कोई ना कोई अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अब स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। व्हेनेवर ऑडिट शेल बी देयर, इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या करना, उसने कहा कि देखो वो जो इंफॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी सही से करा या नहीं करा, उसके लिए आप उस कंपनी का, उस एंटरप्राइज का इंटरनल कंट्रोल भी चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, उनके अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब और कैसे आप देख सकते हो कि ये सही से सारा काम कर रहे हैं, तो क्या करो, उनकी कुछ अलग टेस्ट कर लो। टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसे ना रैंडम टेस्टिंग कर लो। 100 फिगर्स है, 100 फिगर्स वी कांट चेक इट आउट ना, तो बीच में से कोई भी 10 रैंडमली ले लो। आप वहाँ के एम्प्लॉय से इंक्वायरीज कर लो, क्रेडिटर्स को फोन कर लो, सच में आपने आपको इन्होंने आपको पैसा देना है क्या, डेटर्स को फोन कर लो, आपने सच में क्रेडिट सेल करी। ऑडिटर को अलाउड होगा, लेकिन कब अलाउड होगा, पहले वो इन्फॉर्मेशन कंपनी से इस बात के लिए परमिशन ले लेता है, ठीक है। फिर बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई लैंड है तो उस जगह जाके चेक कर लो लैंड एक्चुअल में एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आता है स्टूडेंट्स, अब वो क्या करेगा, और पता करना है कि भाई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है। मैम और कैसे पता चलेगा, सबसे द बेस्ट वे स्टूडेंट वो क्या करे, वो डाटा को कंपेयर कर ले। कंपेयर करने का मतलब होता है कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द अदर सोर्स डाटा। इसका मतलब मान लो स्टूडेंट्स, मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, P&L और बैलेंस शीट। अब मैंने P&L में ना सेल्स दिखाई हुई है, कंपनी ने सेल्स दिखाई मुझे 10 लाख रुपए की। आई हैव टू चेक इट आउट कि ये जो है वो सही है भी या नहीं है। सेल 10 लाख की हुई, नहीं हुई, की हुआ तो क्या हुआ, तो क्या करूं मैं, इसके लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब इनवॉइस होगा ना, इनवॉइस की एंट्री जर्नल में पास की होगी, तो वो सबको चेक कर लो कि भाई जर्नल में पास की है या नहीं है। इसका मतलब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, उसकी अदर सोर्स डाटा को कंपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, जिससे अगर कोई गड़बड़ है तो वहां पता चल जाएगी। और क्या कर सकते हैं, देखो व्हेनेवर, अब आपने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सबके लिए एक ही जैसे रहेंगे। हाँ मैम वो तो AS2 ने बता दिया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, देन हमारे पास AS6 आ गया, इस तरीके से चलेगा। फिर आती है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो अब आप कहोगे मैम लेकिन हमने तो पढ़ा था अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे कंसिस्टिंग पॉलिसी हो गई, ये तो सब कुछ सेम है, लेकिन व्हेन वी हैव टू चेक कि हम कौन सी डेप्रिसिएशन पॉलिसी अपनाएंगे, WDV या SLM, ठीक है ना, मैं उन वाली बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये भी चेक करना पड़ता है
ये सब कुछ बेस होता है। अब एक कंपनी है चिंतामणि की कंपनी, वो WDV कर रही है, विकी कौशल की कंपनी SLM कर रही है। कैसे? WDV मीन्स रिटन डाउन वैल्यू, SLM मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन किस बेसिस पे कर रहा है, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसका क्या तरीका रहता है, सुनो स्टूडेंट्स। ये होता है जजमेंट के बेसिस पे कि भाई किसको क्या, उसको क्या सही लग रहा है अपनी कंपनी के लिए कि नहीं नहीं मैं तो इसी तरीके से करूंगा या फिर मैं तो इस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो इट एक्चुअली बेस्ड ऑन द जजमेंट पार्ट कि किसके लिए क्या है। तो स्टूडेंट्स वो जो उसका जजमेंट है ना, उसको आप कंसिडर करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पर क्या जजमेंट मैनेजमेंट ने रखे हैं। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करा या नहीं करा। ठीक है, अब बात आ गई मैम, अगर किसी मशीनरी में कोई खराबी है तो क्या वो भी चेक करना चाहिए? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, इंजीनियर का काम है, आप उसको बुलाओ। इसका मतलब स्टूडेंट वहां पे क्लियरली बात है, कल को आपने ऑडिटर बनना है, क्लियर कट एक बात सुन लो, जितनी ड्यूटीज हमारी बनती है उतना ही करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, वी आर एक्सपेक्टेड टू डू ओनली दोज ड्यूटीज जो हमारे स्कोप में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर्टेन असेट पे जाओ, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस चेक कर लो कि अच्छा ये तो खराब भी चल रही है, ये अभी तक खराब क्यों है, इसको आप ऐसे ठीक क्यों नहीं करवा रहे। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। सो यस, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। क्लियर? फिर होता है कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अब ये क्या है, हमेशा ये ध्यान रखिए। देखिए स्टूडेंट, क्या रहता है हमारे पास, मैंने आपको बोला कि जब भी अगर हमें डेटा से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई सच में इतनी क्रेडिट सेल्स हुई थी क्या, आपने करी थी क्या, इन्होंने परचेज करा है जिसका पैसा आपको देना है, तो हमें इसके लिए उनसे बात करनी पड़ेगी, इंक्वायरीज। या फिर असेट्स को चेक करना है, तो मैंने बोला लैंड पे जाके चेक कर लो एक्चुअल लैंड प्रेजेंट है। कंपनी ने, एंटरप्राइज ने चिंतामणि को फोन किया, चिंतामणि बात सुनिए, यू आर एन ऑडिटर, वी अग्री, लेकिन हम आपको ये परमिशन नहीं दे रहे कि आप हमारी असेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सको या फिर आप हमारी क्रेडिटर्स डेटर्स से बात कर सको। एक तरीके से मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पर उन्होंने ऑडिटर पे रोक लगा दी। ठीक है, और ये रोक भी ऐसी लगाई है कि जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो अपना काम, जब तक लैंड चेक नहीं करी वो अपना काम नहीं दे पाएगा, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई कि एक्चुअल दैट लैंड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब उसने उसके लिए इम्पेयरमेंट कर दिया, उसकी जो है राइट्स खत्म कर दी, जिसकी वजह से वो अपना ओपिनियन सही नहीं दे पाएगा, उसके ओपिनियन में गड़बड़ हो सकती है। अब जिस ओपिनियन में गड़बड़ होती है, मतलब जहाँ पे डिफेक्ट होता है, वो होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड नहीं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इनफैक्ट बात आती है, देखो आप इसको मिस इंटरप्रेट ना कर जाओ, तो इसलिए स्टूडेंट्स में क्या करती हूँ, मैं आपको ना क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है, कि जिससे आप इसको मिस इंटरप्रिटेशन ना करो। जब भी हमें अपना ओपिनियन देना होता है ना, हमारे पास 3 तरीके के ओपिनियंस होते हैं। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, अभी बात करेंगे। फिर होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सब कुछ लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में, डोंट वरी, विद द पैसेज ऑफ चैप्टर्स हमारे पास ये सारी बातें आएंगी। एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, बात करती हूँ क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है जी गड़बड़ है, फ्रॉड है, गड़बड़ वाला ओपिनियन, मतलब कि इसने यहाँ पे गलती की हुई है, सब कुछ सही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस्टेक, उसमें डिफेक्ट है। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है ऑल करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास अनक्वालिफाइड का क्या मतलब होता है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई गड़बड़ नहीं है, कि भाई सारे जो आपके अकाउंट्स है ना परफेक्ट है। यस, फिर बात आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का क्या मतलब है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि देखो जितना मैंने चेक किया उतना सही है, लेकिन हाँ ये पॉइंट मैं चेक नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, और हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रहे हो। अब बात आई कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी ऐसी रोक लगा दी, उसकी एबिलिटी पे कुछ रोक लगा दी ऑडिटर की, जिसकी वजह से अब वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो उसके केस में स्टूडेंट्स एक तरीके से क्या किया, उसके ऑडिट पे कंस्ट्रेंट लगा दी, रोक लगा दी। तो ये भी उसको लिख देना चाहिए कि देखिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पा रहा क्योंकि उन्होंने मुझे रोक दिया। अगर ना रोकते तो मैं अनक्वालिफाइड देता, लेकिन क्योंकि रोका तो या तो अब मैं उसको क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे कि भाई गड़बड़ हुई, या फिर वो क्या करे स्टूडेंट, वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दे कि जैसे ठीक है लेकिन इस एक पॉइंट पे मुझे रोका हुआ है तो ये देख लो आप। ठीक है,
सो यहाँ पे प्लीज इसको लिख लेना दैट व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अनक्वालिफाइड मतलब कोई गड़बड़ नहीं होती। अब ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते जब तक हमने सारा चेक नहीं करा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। इसका मतलब होता है ऑडिट में, मैंने एक बात बोली थी, ऑल द एस्पेक्ट्स टू बी एडिक्वेटली कवर्ड, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हो ये ध्यान रखना। बोला था ना स्कोप ऑफ ऑडिट में फर्स्ट पॉइंट ये। तो अब यहाँ पे यही बात हम करने वाले हैं कि भाई वो एस्पेक्ट्स हैं क्या, उन एस्पेक्ट्स के बारे में भी तो जान लें। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब उन एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो चेक करना होगा वो ये कि वहाँ का जो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही हो। मैंने बोला था आपको अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना, इंटरनल कंट्रोल हर जगह आएगा। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज दिस। ऐसे करके पॉइंट्स पे 1 2 3 करते रहो। सेकेंड आता है स्टूडेंट, कोई ट्रांजेक्शन करी है तो उसकी वेरिफिकेशन भी तो कर लो कि उसके लिए अब आपको क्या चेक करना होता है। तो देखो स्टूडेंट, हमें उस ट्रांजेक्शन का ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी चेक करनी है कि भाई वो ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है रिलायबल सोर्स वाला सब है ना, नहीं है तो बता दो। वैलिडिटी मतलब कि ये वैलिड भी है या नहीं है। अच्छा, और क्या एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करें, अब बात आती है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ करवाए भी हैं, दोबारा से देखो। फिर उन्होंने कहा जी देखिए वो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है ना उसको आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ चेक कर लो। सो कंपैरिजन ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड। ऐसा क्यों करना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ चेक नहीं करोगे तो क्या पता जर्नल में एंट्री हो ना और यहाँ डाल दी। चलो ठीक है, अभी इस सबको याद कैसे रखोगे वो भी मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ एक बार समझ लो। फिर बात आई असेट्स पे आ जाते हैं। इतनी देर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, एक बार असेट्स पे भी आ जाए। तो असेट चेक कर लो कि इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका ऑनर वो पर्सन है या नहीं, यानी उसका टाइटल चेक कर लो, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। ये ना हो कह रहे हैं लैंड है, लैंड है ही नहीं। और उसकी वैल्यू चेक कर लो कि प्रॉपर सही से उसकी जो वैल्यू थी उस पर शो करी है या नहीं करी। ठीक है, फिर अब असेट्स चेक कर ली, लायबिलिटीज चेक नहीं करोगे। बैलेंस शीट की एक साइड को याद रखोगे, दूसरी को भूल जाओगे नहीं ना, तो लायबिलिटीज की भी वेरिफिकेशन करेंगे। फिर बात आता है और क्या करें स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने चेक कर लिया कि डाटा रिलायबल है, फिर हमने चेक कर लिया ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी है, फिर चेक किया अंडरलाइन रिकॉर्ड्स में ट्रांजैक्शन थी, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट चेक करो। ठीक है, तो ऑल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट दिस पार्ट। फिर बात आती है और क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, तो हमें ये देखना है कि ये सब काम करने के बाद, अच्छा ठीक है एज एन ऑडिटर यू हैव डन ऑल द वर्क, देन किसके पास जाओगे ये सब बातें बताने को? मैम उस कंपनी का जो अकाउंटिंग हेड है उसके पास। ऐसा कैसे? ऑडिटर हो आप, अकाउंटिंग हेड के पास नहीं जाओगे, आपको जाना होता है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के पास या फिर अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी के पास। अब हर केस में अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी अलग होती है। मान लो कंपनी है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स ने कहा जी हमें दिखा देना रिपोर्ट, वो सब। ठीक है, सो रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आप एक एक करके देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ऐसे सारे पॉइंट्स आप याद रखने की सोच रहे हो तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको कुछ बनाना पड़ेगा। कैसे? तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट एस्पेक्ट्स आर टू बी कवर्ड इन ऑडिट, और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अपने इंटरमीडिएट में अच्छे से ऑडिट कर लिया ना तो आप ये सोच लेना आप फाइनल लेवल का हाफ ऑडिट यहीं कर लोगे। यस, फाइनल लेवल में काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रेपिटेड आते हैं। ओके, यस। अब स्टूडेंट पहली बात हमेशा याद रखनी है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले आई को याद करो, खुद को याद करो, मतलब इंटरनल कंट्रोल को याद करो। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें 2 पॉइंट्स लेके चलने हैं, लिखते रहो इसको फटाफट से नोट्स पे। एक तो P&L अकाउंट, सेकेंड वी हैव टू चेक द बैलेंस शीट पार्ट। ओके, फर्स्ट P&L अकाउंट, सेकेंड बैलेंस शीट वाला पार्ट। आप P&L अकाउंट में क्या क्या चेक करें भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो ये चेक कर लो जो ट्रांजेक्शन्स है वो वहां पर सही से उनका अंडरलाइन रिकॉर्ड्स है या नहीं है। ठीक है, मतलब हम अपनी कंपैरिजन कर लेंगे ना कि ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, नॉट इन फैक्ट फॉर द P&L, फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल। कंप्लीट के लिए आ जाएगा कि हम उस ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे विद अंडरलाइन रिकॉर्ड्स। ऊपर क्वेश्चन में भी सेम पॉइंट्स आ रहे थे, ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि आपको बार बार कुछ याद करना पड़ता है।
अच्छा, और क्या चेक करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? एक तो हमने दोनों के लिए देख लिया, P&L के लिए भी और बैलेंस शीट के लिए भी। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है उसकी ऑथेंटिसिटी, कि ट्रांजेक्शन सही भी है या नहीं है। और अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात है तो उसका रिजल्ट चेक कर लो। फिर बैलेंस शीट पे बात आती है तो असेट्स की वेरिफिकेशन कर लेंगे और लाइबिलिटीज की वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितने सारे पॉइंट्स हो गए, जरा देखें। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इतना सब करने के बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे किसको, एप्रोप्रिएट बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सिर्फ इस चार्ट से ही आपके 7 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैम क्या ये सब कुछ हमें करना है? तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ हम एक बार देखेंगे जरूर, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आप सेम वैसा ही लिख दो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, उसकी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लिया। ओके, देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्सट्रीमली केयरफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, एक एंगेजमेंट पार्टनर है WYN एसोसिएट्स का। मैम एंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऑडिट कंपनी में, सॉरी नॉट द कंपनी, ऑडिट फर्म में एक पार्टनर है। ठीक है, चलो। सो ऑडिटर ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब वो समझा रहे हैं, देखो जी इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, तभी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि सारा काम कंपनी में सही है, और ये सब बस इतना ही है, नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए फिर क्या करोगे स्टूडेंट, उसका सिस्टम प्रोसीजर वगैरह सब चेक कर लो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख लो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, आपको यहाँ से पॉइंट्स करने, यू कैन डू, यहाँ पे 1 to 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, या फिर जो मैंने 7 पॉइंट जिस वे में लिखवाया आप वो भी लिख दोगे तो मोर देन एनफ है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी। फिर जो हमने बात करी थी प्रॉपरली क्लासिफिकेशन की, यानी उसका कैपिटल और रेवेन्यू नेचर देख लो। उसके बाद देख लो स्टूडेंट कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाटा है उसको अंडरलाइन रिकॉर्ड के साथ चेक कर लो। असेट्स चेक कर लीजिए, लाइबिलिटीज चेक कर लीजिए। ठीक है, P&L क्या रिजल्ट दिखा रहा है ये चेक कर लो। फिर ये चेक कर लो स्टूडेंट्स कि हमने रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट बॉडी को करी है। और क्या चेक करना है, जहाँ पे ऑडिट जो है हम किसी कॉर्पोरेट बॉडी की कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब हम किसी मान लो कंपनी की कर रहे हैं। अब कंपनी पे तो कंपनीज एक्ट भी लगता है, तो ये चेक कर लो कि हम उस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगेन आई एम सेइंग, आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जितना आपको मैंने जिस तरीके से उसमें बताया था आप वही वाले पॉइंट्स भी कर सकते हो। पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं, हर पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं होती, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइंड में रखेंगे हमारा पेपर हो जाएगा। ओके यस, अच्छा चलो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ स्टूडेंट्स के, कई बार हमें डाउट होता है मैम ICI की कॉपी और पेस्ट वाली लैंग्वेज करनी होती है, नहीं कीवर्ड्स करने होते हैं। In my CA IPCC, at my time that was CA IPCC, not the CA intermediate. Students in audit, I have scored 80 plus marks. Yes, I have scored 80 plus marks. और वो क्या था स्टूडेंट, मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ की वर्ड्स पे जोर डाला था, इसीलिए बोल रही हूँ की वर्ड्स माइंड में रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, हमने ये तो देख लिया कि ऑडिट करते हुए उसका स्कोप क्या है, ऑडिट होता कितने सारे तरीके का है, अब वो भी तो चेक करेंगे। ये स्टूडेंट, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऑडिट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। क्या आता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, टाइप्स ऑफ ऑडिट। सो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट। एक होता है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि जिसको लॉ ने बोल दिया आपको ये ऑडिट करवाना पड़ेगा। भाई देखो, जो लॉ ने बोल दिया फिर वो तो करवाएंगे ही ना, इन दैट केस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि करवाना है या नहीं करवाना। सेकेंड होता है लॉ ने नहीं बोला, लेकिन कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो सोच रही है यार ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा, पार्टनर सोच रहे हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई एक पार्टनर घपला तो नहीं कर रहा, ऑडिट करवा लेते हैं। इसका मतलब वॉलेंट्रीली ऑडिट, जो हम खुद से करवाते हैं, लॉ ने नहीं बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आता है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर ऑडिट अंडर लॉ। अब मैम लॉ किस किस को बोलता है आपको ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ेगा, एक तो कंपनीज पर जिन पे कंपनीज एक लग रहा है, बैंक्स पर ऑब्वियसली स्टूडेंट, बैंक्स अगर मैं बोलूँ तो अगर वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, तो उनका सही काम करना, उनमें घपला ना हो, इट्स वेरी नेसेसरी। सो यस, हर बैंक को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी अगर उनके रेगुलेटर्स मतलब जैसे बैंक का रेगुलेटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस तरीके तो उनके रेगुलेटर्स ने बोला है तो करवा लेंगे। फिर वॉलेंट्री कैटेगरी, इन सब को छोड़ के बाकी सब वॉलेंट्री कैटेगरी आ गई। ओके चलिए,
अच्छा, अब मैम वॉलंटरी ऑडिट क्यों क्यों करवाया, कब कब करवाया जाता है? अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट ना कोई ग्रांट दे रही है, अब या कोई लोन दे रही है, अब वो कह देंगे देखो जी हम आपको तब ये लोन या ग्रांट देंगे, पहले आप ऑडिट करवा कर आओ। तो हाँ, उस केस में भी ऑडिट करवाना होगा। ओके, यहीं तक आपको करना है। ये वाला जो सारा पार्ट है स्टूडेंट, दैट इज रेपिटेड पार्ट, तो ये हमें नहीं करना। ये हमारे आगे वाले चैप्टर्स में प्रॉपर पूरे पूरे चैप्टर्स आएंगे, इस पे हम वो करेंगे। यानी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ध्यान तो स्टूडेंट्स, ऑडिट में ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जिन पे प्रॉपर चैप्टर्स आएंगे, तो वो हम चैप्टर्स के साथ करेंगे। ठीक है, ये सारा पार्ट ये आप यहाँ से नहीं करने वाले, इसको टिक कर लो, वरना रिवीजन करते टाइम आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब आता है इतना सब कुछ करना क्यों है, उसका कोई फायदा भी है या नहीं है? डेफिनेटली फायदा है। फायदा कैसे नहीं है? अब हम कह रहे हैं दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके एडवांटेजेस क्या है, लेकिन इससे पहले करेंगे क्या, अभी तक का जितना भी हमने पार्ट किया है फटाफट उसको रिवाइज कर लो। क्या क्या हमने कर लिया? आज हमने 3 टॉपिक्स कवर करे हैं स्टूडेंट्स। पहला, स्कोप ऑफ ऑडिट। सेकंड, वी हैव कवर्ड कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑडिट में कवर करने चाहिए। देन वी हैव कवर्ड द टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओके, सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट्स आ रहा है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी दैट डाउट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, एंड यस, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।